हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायनेमिक वेब पेजेस कैसे नोड.जेएस में हम बना सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि नोड.जेएस को हम बेसिकली बैक एंड के लिए यूज़ करते हैं। हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इसे यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हम रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे हम कभी कभी HTML पेजेस अगर हम बनाना चाहते हैं डायनेमिक फॉर्म में और फ्रंट एंड के फॉर्म में भी कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं नोड.जेएस के अंदर, पब्लिक ऐसी डायरेक्टरी बना के उसको स्टैटिक बना के जैसे हमने सीखा था, हम HTML पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर ये हमें पेजेस डायनेमिक बनाने हैं कि हम कुछ डेटा लेके आ रहे हैं डेटाबेस से, उसके बेसिस पे हम अगर कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं HTML के फॉर्मेट में, तो हम नॉर्मल HTML फाइल में नहीं कर पाते क्योंकि HTML जो है वो स्टैटिक पेज होता है, डायनेमिक पेज जनरेट नहीं कर सकता। उसके लिए हम नोड.जेएस के अंदर टेम्पलेट इंजन्स यूज करते हैं। जो टेम्पलेट इंजन्स होती हैं उनमें से जो मोस्टली यूज टेम्पलेट इंजन्स होती हैं वो हमारी होती है EJS। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे EJS तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेज आ जाता है इस तरह से। तो ये हमारी EJS होती है जिसको हम नोड.जेएस के अंदर यूज़ करते हैं, और ये कैसे यूज़ होती है ये सब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी तो हम आजकल इन सब चीज़ों के लिए रिएक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हैं, तो इतना पढ़ने का जरूरत है नहीं। बट फिर भी नॉलेज के फॉर्म में कि इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको EJS को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन, ये जो लाइब्रेरी है ये इनबिल्ड नहीं होती है, ये हमें इंस्टॉल करनी होती है। तो हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। हम फिर से अपनी एप्लीकेशन को रन मोड में ले आते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम इसकी मदद से इसको रेंडर कर सकते हैं एप्लीकेशंस। इसने इस तरह से दिया हुआ है, बट इसका एक इजी तरीका भी है जो हम आराम से ये सब इनके बना भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास एक तरीका होता है, बेटर तरीका होता है, जिसकी वजह से हम इसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि app.set, और यहाँ सेट के अंदर हम पास करेंगे व्यू इंजन। इस तरह से व्यू इंजन पास करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे EJS। तो हमने पूरी एप्लीकेशन में इसको सेट कर दिया। इस तरह से हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर जिसमें हम यूज़ करना चाहते हैं EJS को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया। अदरवाइज आप जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक जैसे हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, ऐसे EJS को इंपोर्ट कर लीजिए, इस तरह से चीज़ें बना लीजिए और यहाँ पे इस तरह से भेज के रेंडर आप कर लीजिए। तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हमने इसको यहाँ पे फिट कर लिया EJS को। फिर एक फोल्डर हम बनाएंगे यहाँ पे, और वो फोल्डर आप व्यू नाम से ही बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे उसको लिखा व्यूज, तो व्यूज नाम से ही आप ये फोल्डर बनाएंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। और इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ user.ejs। रिमेंबर, एक्सटेंशन इसका EJS होगा। दिखने में HTML जैसी ही होगी इस तरह से, लेकिन ये हमारी एक डायनेमिक पेज बनेगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया यूजर इन्फो, और यहाँ पे हम डायनेमिक चीजें करेंगे। तो हमने कहा HTML और हमने यहाँ लिखा वेलकम टू, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे यूजर इन्फॉर्मेशन जो हम रन टाइम पे URL से पास करेंगे। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हम यहाँ पे यूजर लिख रहे हैं और ये हमारा इस तरह से बंद हो जाएगा। जैसे हम PHP यूज़ करते थे इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, या ASP यूज़ करते थे। तो ये हमने इक्वल टू लिखा और ये यूज़र हमने लिखा। यूज़र कहाँ से आएगा अभी देखते हैं इसको। तो ये ऐसे पेज हमने किया और ये इन्फॉर्मेशन हम डायनेमिकली यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इंडेक्स में गए यहाँ पे, और अब हमें एक URL बनाना है या रूट बनाना है जिसकी वजह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यूज़र इस तरह से, और हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया। तो इस यूज़र के अंदर हम उस फाइल को यूज़ करेंगे। फाइल यूज़ करना बहुत ईजी है। यहाँ पे हम पहले रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के नाम से यहाँ से ऐसे ले लेंगे और यहाँ से करेंगे हम रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, रिमेंबर। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे उस फाइल का जो हमें यूज बनाई है। हमने यहाँ पे यूजर नाम से फाइल बनाई है, तो इसका नाम user.ejs है। तो EJS नहीं देंगे, सिर्फ यूजर हम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे पास किया तो ये यूजर के नाम से हमारा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, अब इस जगह पे हम यूजर देंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे अभी मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये हमें कुछ अभी एरर दे रहा है कि ये यूजर जो आप दे रहे हो ये अनडिफाइन है। तो यूजर हमारा अनडिफाइन है, ये एरर हमें यहाँ पे आ रही है इस तरह से। तो इस एरर को दूर करने के लिए अभी हम कुछ करते हैं, इसमें यूजर पास करते हैं तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। उसके लिए एक हम वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे वेर, और यहाँ पे हमने कर दिया यूजर नेम, हमने कर दिया यूजर नेम, ऐसे कर लिया हमने, या हमने इसको यूजर ही रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर इस तरह से वेरिएबल बनाया, और हमने यहाँ पे ट्राई किया कि अगर हमने रिक्वेस्ट के फॉर्म में कोई क्वेरी जो हम करते हैं, जो हम भेजते हैं वहां से, अगर यूजर के नाम से, अगर हमने सपोज करो हम यहाँ नेम कर लेते हैं, नेम के नाम से अगर हमने आया है कुछ हमारे पास, तो उस इंफॉर्मेशन को यूजर के अंदर डाल देते हैं।
और अगर नहीं आया है ऐसे तो हम यहाँ पे, तो ये जो है ये क्या होगा, क्वेरी डॉट यूजर डॉट नेम, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, तो यहाँ पे पास कर देते हैं। अगर कुछ भी हमारे पास यूआरएल नहीं आया है तो यूजर के अंदर हम डाल देते हैं गेस्ट। इस तरह से हमने यूजर बना दिया वेरिएबल ये वाला, और इस वेरिएबल को यहाँ पे अब हम पास कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया यूजर। तो इस तरह से हमने इसके अंदर यूजर पास कर दिया, ये यूजर हमारा यहाँ पे चला गया, इस यूजर को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब हम ट्राई करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वेलकम टू गेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया तो इसने एल्स कंडीशन को प्रेफर किया। यहाँ पे जाते हैं कोडिंग पे, इसने एल्स कंडीशन को प्रेफर किया और यूजर की वैल्यू को गेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं यूजर पास करता हूँ नेम के अंदर, जो मैं पास करूंगा वो आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पैरामीटर लगाया, मैंने नेम लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्टर विपिन क्लासेस, और मैं बिना कोड के डालता हूँ क्योंकि कोड आ जाएगा। मैंने एंटर किया और आप देखते हैं वेलकम टू डॉक्टर विपिन क्लासेस। इस तरह से जो यूआरएल मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास किया, नेम के अंदर वैल्यू पास की, वो वैल्यू यहाँ पे आके डिस्प्ले हो गई। तो आप देख रहे हो कि अब ये पेज डायनेमिक है, जो वैल्यू आ रही है यूआरएल में, ये वैल्यू डेटाबेस से भी आ सकती है। अगर आप डेटाबेस एक्सेस करेंगे तो डेटाबेस से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एरे पास करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा वेर, और मैंने यहाँ पे रखा यूजर इन्फो इस तरह से, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ उसमें मैंने कहा यूजर जो है नेम है, मैंने कहा जो नेम है उसका वो हो जाएगा यूजर, क्योंकि मैं यहाँ डिसाइड कर रहा हूँ पहले इस तरह से। तो ये जो मेरा यूजर है इंफॉर्मेशन ये वाली, तो पहले मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ऑब्जेक्ट को कट करता हूँ इस तरह से, और इसके नीचे यहाँ लाके हम इसको बना लेते हैं, ताकि पहले यूजर की इन्फॉर्मेशन में डिसाइड कर ली। अगर यूजर इन्फॉर्मेशन आई है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ लैंग, ये इन लैंग्वेज को जानता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई जावा, और हमने कहा कॉटलिन, और हमने कहा जावा स्क्रिप्ट, और हमने कहा नोड.js, और हमने कहा पाइथन। इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास कर ली, इसको सेव कर लिया। तो आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है यूजर इन्फो, और इसमें हमने यहाँ यूजर डाल दिया जो आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर एक एरे बना लिया इसके अंदर, और फिर यहाँ पे मैं यूजर इन्फो के नाम से पास कर देता हूं। तो अब मैंने यूजर इन्फो पास किया है, यूजर पास नहीं किया है तो यहाँ पे जाऊंगा, तो यूजर इन्फो ध्यान दीजिएगा डॉट नेम, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक नेम नाम का ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया है। तो यूजर इन्फो डॉट नेम हमने ऐसे कर लिया। अब हम इसको दोबारा देखते हैं रिफ्रेश करके, कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं नीचे लैंग्वेज भी डिस्प्ले होके आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कोडिंग कर लेते हैं। हमने कहा यूएल, पहले हमने लिस्ट डिस्प्ले कर ली, और फिर हम यहाँ पे लिस्टिंग कर देते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं h2, और हमने कहा लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आर, इस तरह से। तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज लिखा। अब हम यहाँ पे जो हमारा एरिया है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे ऐसे, फिर हम लिखेंगे यूजर इन्फो डॉट लैंग, हमारा एरे है, और यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे, और फॉर ईच के अंदर यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होती है। तो इस फॉर ईच को नीचे लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे तो परसेंटेज ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम परसेंटेज, और इस तरह से इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम एक एरो फंक्शन पास करेंगे तो वहाँ पे आइटम आ जाएगा, और इस तरह से एरो फंक्शन पास होगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट लगेगी, ये करली ब्रैकेट एंड वाली जो है वो यहाँ के हम उसे क्लोज कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया जाएगा। और अब हमें इसे आइटम में लिस्ट में डिस्प्ले करना है, तो li लिखेंगे, और इसके अंदर हम परसेंटेज ऐसे लगा के इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पे आइटम को हम डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ये प्रीफिक्स सिंटैक्सेस हैं, जैसे हम पहले JSP और ASP वगैरह में यूज़ करते थे, PHP में यूज़ करते थे। तो यहाँ पे गेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारी लगी हुई है। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज डिस्प्ले होने लगी हमारी अब जो इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे अगर मैं कोई नाम पास कर देता हूँ इस तरह से तो नाम आ जाएगा, और लैंग्वेज हमारी आ रही है। ये लैंग्वेज हमें लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है एरे की वो गलत है, इसलिए ऐसे आ रहा है। हमें यहाँ पे इस तरह से एरे में पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट पास कर दिया, तो इस वजह से वो फॉर लूप चल नहीं पाया। अब हम इसको अलग अलग करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं। इस तरह से हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी, क्योंकि हमने गलत कर दिया था, एक ही वैल्यू पास कर दी थी एरे में। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि एक लिस्ट के फॉर्म में इस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम एक डायनेमिक पेज हम बना पा रहे हैं
EJS की मदद से, जो हमारे टेम्पलेट इंजन होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर ईच को यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ पढ़ने के लिए आप यहाँ से इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं कि फॉर को कैसे यूज़ करते हैं, या इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं, या टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं। इस तरह से एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे नेट पे। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बट ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको फंडामेंटल आना चाहिए कि कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हम ये चीज़ें अब हम आराम से रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट चीज़ के अंदर बड़े अच्छे से कर पाते हैं, फास्ट कर पाते हैं। इसमें टाइम लगता है। ये पुराने ज़माने का PHP GSP के सिंटेक्स हैं जो अब चलते नहीं हैं, कुछ काम आते नहीं हैं। तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट नॉलेज के लिए सीखना ज़रूरी है कि EJS क्या होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम Node.js के लिए जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे ये यूज़ हो जाता है। क्योंकि कहीं कभी कभी हम रिएक्ट वगैरह नहीं जानते हैं या रिएक्ट हम यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे हम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप Node.js के अंदर अपने डायनेमिक पेजेस बना सकते हैं EJS की मदद से। तो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे रूट बनाना है, कैसे इन्फॉर्मेशन पास करनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो आप अपने अच्छे से सीख लिया होगा और अब आपको आता भी होगा। तो अगर आपने अच्छे से सीखा है और आपको लगता है कि ये वीडियो ने कुछ आपको सिखाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।